हेलो कॉमर्शियंस। सीयूटी के बारे में कुछ समझ में नहीं आया ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, एलिजिबिलिटी नहीं पता है, आज सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और ये अपने इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा एग्जाम बनता जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें 19 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अब इसके थ्रू आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर लिस्टेड है। अब ये जो एग्जाम है, आज इसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जाम की मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। तो अगर मैं एग्जाम की बात करता हूँ तो ये जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपके कंप्यूटर पे होगा, कोई भी रिटन वर्क नहीं होगा। यहाँ पर आपको MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे। सो आपको 50 MCQs या फिर 40 MCQs आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, और यहाँ पर अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो यहाँ पर -1 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपका मीडियम क्या होगा एग्जाम का, तो यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है। बट जो सबसे पॉपुलर जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, उसके बाद फिर हिंदी होती है। ठीक है, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं तो यहाँ पर सिलेबस जो है वो अभी नॉर्मल बताऊँ तो NCERT बेस्ड होता है, बट इस पर मैं अभी डीप डिटेल में आगे बात करने वाला हूँ। अगर मैं आपको इसके रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन इसके 29 जनवरी बिल्कुल सही है, या फिर 1 फरवरी पे स्टार्ट होने वाली है। अगर इसके आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी इसमें जाती है कि कौन इसका एग्जाम दे सकता है। सो यहाँ पर जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अपीयर हो रहे हैं, प्लस जो लोग क्लास 12 से निकल चुके हैं, दोनों इसका एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एज इशू नहीं है। बट अगर कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, उसने बोला है कि नहीं भैया 25 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते हैं, तो फिर भैया यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। तो आपको एक बार यूनिवर्सिटी को चेक करना है। बट अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ तो कोई भी एज रिलेटेड इशू नहीं आता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज एग्जाम पैटर्न। तो जो CUET का एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें 3 सेक्शंस आपको आते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है आपका इंग्लिश का, या फिर आप लैंग्वेज सेक्शन बोल सकते हो, जो कि सेक्शन 1 आपका हो गया। ठीक है, उसका फिर सेक्शन 2 होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का, यानी कि जो आपने क्लास 12 में पढ़ाई की है वो वाले सब्जेक्ट्स, और सेक्शन 3 होता है जर्नल टेस्ट का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन A का, यानी कि सेक्शन 1, जिसमें आपका लैंग्वेजेस होती हैं। तो लैंग्वेजेस आपकी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अपने इंडिया में बहुत सारी बोली जाती हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस इसमें सारी दी गई हैं। अब यहाँ पर जो मोस्टली यूज होती है वो है इंग्लिश। तो आप इंग्लिश का अगर देते हो एग्जाम तो यहाँ पर इंग्लिश में अनसीन पैसेज हो गया, और बाकी की जो भी कॉम्प्रहेंशन होता है, और बाकी स्पेलिंग हो गई, वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 40 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर हो जाता है। एक बार आपने इंग्लिश का पेपर दे दिया तो सेकंड आपका आता है डोमेन का पेपर। अब देखो, जो डोमेन होता है, डोमेन में आपको ये समझना है कि आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उसके बेसिस पर ये डोमेन के सब्जेक्ट बनते हैं। तो अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट देगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स के देगा, और मैथ साइंस वाला मैथ साइंस के देगा। तो यहाँ पर तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिकली NCERT का आपका क्लास 12th का सिलेबस आता है। इसके अलावा अगर मैं सेक्शन 3 की बात करता हूं, जर्नल टेस्ट, तो ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का क्या मतलब है कि किसी में लगता है, किसी में नहीं लगता है। बाकी लैंग्वेज और डोमेन तो भैया कंपलसरी होता है, लैंग्वेज तो आता ही आता है सब में। अगर मैं जर्नल टेस्ट की बात करता हूं तो वो कहीं पर एग्जेम्प्ट हो जाता है, कहीं पर आता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब आ जाती है मेन बात कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे BCom ऑनर्स करना है, ठीक है, और BCom ऑनर्स करके मुझे इंडिया के टॉप 3 कॉलेजेस में जाना है, तो मेरा क्या एलिजिबिलिटी होगी, मुझे क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसको कैसे जानते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली CUET की वेबसाइट पे जाना है। CUET की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर यूनिवर्सिटी का एक सेक्शन आपको दिखेगा। यूनिवर्सिटी पर आप क्लिक कर दो, आपकी जो फेवरेट यूनिवर्सिटी है या फिर जिसको आप टारगेट कर रहे हो उस पर जाके क्लिक करो। अब उस पर आपको पूरा वो लोग क्राइटेरिया देंगे जिसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ BCom ऑनर्स का, जो अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो मुझे क्या क्या यहाँ पर सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, किस चीज़ का एग्जाम देना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो BCom ऑनर्स दिया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि आप 2 तरीके से यहाँ पर BCom ऑनर्स की पढ़ाई कर सकते हो, इसका एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। एक है कॉम्बिनेशन 1 कि आपको एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A लेना पड़ेगा। तो लिस्ट ए में आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपका इंग्लिश आती है बेसिकली। तो अगर नॉर्मल में बात करूँ तो इंग्लिश मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा।
उसके बाद फिर आपको मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आप दे सकते हो। इसी के साथ आपको एनी 2 सब्जेक्ट्स देना है, जिसमें से एक आपका लिस्ट B1 से होना चाहिए। अब ये लिस्ट B1 क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट B1 दिखा देता हूँ। लिस्ट B1 जो है उसमें अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ आता है। तो यहाँ पर अकाउंट्स, बिजनेस, इको, अगर एक कॉमर्स की बात करूँ तो सब मतलब तीनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। सो अब यहाँ पर फिर से एलिजिबिलिटी पे चलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट यानी कि इंग्लिश हो गया, मैथ्स तो मेरा कंपलसरी है, और जो थर्ड अब अपन को चूज करना है दैट इज कि कोई भी 2 सब्जेक्ट अपन को लेना पड़ेगा B1 से। तो अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, अब B1 की आप पूरी लिस्ट चेक कर लो, उसमें से जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में दिए हैं उसका आपको पेपर देना पड़ेगा। सो अगर कॉमर्स के बच्चे की बात करूँ तो उसको यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस या फिर इंग्लिश, मैथ्स, इको, बिजनेस कुछ भी ले सकता है, ठीक है, और यहाँ पर पेपर दे सकता है। अब देखो कॉम्बिनेशन नंबर 2 भी इन्होंने दिया है कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि इंग्लिश अपन ने ले लिया। सेकंड बोला है आप अकाउंटेंसी का पेपर दे दो, ठीक है भाई, अकाउंटेंसी यहाँ पर मेन कर दिया, और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि यहाँ पर अगर आप बिजनेस और इको को जोड़ देते हो तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। अच्छा B2 की लिस्ट क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला एक होना चाहिए, तो B2 से भी अपन एक जो है कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो B2 में आपका जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा आपका जाता है फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आपने 12th में फिजिकल एजुकेशन लिया है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंग्लिश लो, अकाउंट्स आपका तो कंपलसरी है, और यहाँ से फिजिकल एजुकेशन ले लो, और ऊपर से या तो इको ले लो या तो BST ले लो, जो आपको ईजी लगता हो। तो यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हाई स्कोर करने के। तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करना जिस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, ठीक है। ये हो गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया। अब अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ और यहाँ से हमको बीकॉम ऑनर्स करना है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बीकॉम ऑनर्स की, या फिर आपको बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट से करना है, मैनेजमेंट से करना है, सबके लिए सेम है। तो इन्होंने डायरेक्टली बोला कि देखो लैंग्वेज नहीं देना है, डायरेक्टली सेक्शन 2 से आपको अकाउंटेंसी उठाना है और बिजनेस स्टडीज उठाना है, और सेक्शन 3 से आपको जर्नल टेस्ट देना है। अब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो जर्नल टेस्ट नहीं मांग रहे, पर ये लोग मांग रहे हैं, तो हमको इनके हिसाब से जर्नल टेस्ट भी देना पड़ेगा। सो अब अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU दोनों को ऑप्शन में रखना है तो मुझे क्या क्या एग्जाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखते हैं। तो इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा, अकाउंट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, बिजनेस का, इको का, ये हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और क्योंकि मुझे BHU भी चाहिए तो यहां पर मुझे जर्नल टेस्ट भी देना पड़ेगा। सो इफ यू आर टारगेटिंग ओनली DU तो जर्नल टेस्ट की जरूरत नहीं है, पर अगर BHU को भी टारगेट कर रहे हो तो यहां पर जर्नल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जर्नल टेस्ट ऐसे आपकी अकरेंस होती है। तो अब यहां पर आपको कितने आपके सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश, अकाउंट्स, इको, बिजनेस और जर्नल टेस्ट, ये 5 सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर हो रही है आपको बात। एक और यूनिवर्सिटी पे चलते हैं जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर, आई थिंक सो ये वाली यूनिवर्सिटी है। तो अब देखो अगर यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 1 से आपको लैंग्वेजेस लेना पड़ेगा कोई भी, और आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल टेस्ट देना है। इन लोगों ने डोमेन की बात तो की ही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट देना है। तो अगर आप इन सब सब्जेक्ट की जो 5 सब्जेक्ट करते हो, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, सो उससे आपका ये वाला जो भीमराव अंबेडकर कॉलेज है ये भी आपका हो जाता है। सो ऐसे करके आपको समझना पड़ता है, और ऐसे करके आपको सारे जो यूनिवर्सिटीज है जिसको भी आप लोग टच कर रहे हो, यहाँ पर जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, उसका यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग जर्नल टेस्ट देते हो, मैथ्स, इको, अकाउंट्स और इंग्लिश, ये 4-5 सब्जेक्ट दे देते हो, तो आपकी मैक्सिमम क्राइटेरिया सबका फेल हो जाता है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर ऐसे करके क्राइटेरिया बन जाता है। अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो यहाँ पर आपकी एक रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए, मास्क का यूज नहीं करना है। इसके अलावा आपके जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है, लेटेस्ट आपका जो मार्च 2023 के आगे का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो नेम है, उसमें जो नेम होगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में, वो आपका 10th और 12th की मार्कशीट से सेम होना चाहिए। तो आप अपना जो किसी का मिडिल नेम होता है, वो मिडिल नेम अगर आपका 10th की मार्कशीट में नहीं है तो उसको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट में नहीं लिखवाना है। तो बिल्कुल सेम डिट्टो यहाँ पर नेम होना चाहिए। ये सब मैं आपको छोटी छोटी डिटेल बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपकी डेट की बात करूँ तो एग्जाम आपका मई में होने वाला है, ये तो सबको पता है। तो मई का यहाँ पर डेट आ जाएगी। 3 स्लॉट में आपका पेपर होता है, स्लॉट 1, 2, 3। तो जिस भी स्लॉट में मिल जाए भैया वो आपको बाद में एडमिट कार्ड में आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करता हूं तो पिछले साल तो भैया इन लोगों ने फ़ीस ली थी, जर्नल की थी यहाँ पर 750 अगर आप 3 सब्जेक्ट देते हो,
और उसके बाद फिर अगर आप 7 सब्जेक्ट्स पे जाते हो तो 1500 और उसके बाद फिर 10 सब्जेक्ट लेते हो तो 1750। बट इस बार सब्जेक्ट जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पिछली बार तक 10 तक ले सकते थे, इस बार वो लोग 6 तक कर रहे हैं ताकि जल्दी आपका जो है यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, जल्दी से सीयूटी का एग्जाम खत्म हो, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। सो इसके हिसाब से अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा उसकी वीडियो हम फिर से बना देंगे। सो आपका काम अभी क्या है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि तुम कोई भी अपडेट को नहीं मिस करो। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।